तो नमस्कार। देखिएगा यहाँ पर तो भारत के संविधान में कुछ प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, काफी समय से नहीं पूछा है। फर्स्ट पार्ट में जो है तो संभावना वाला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिकली बताया जाता है, और वो खासकर पूछा जाता है कि संविधान पूर्व विधियां जो होती हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं, तो संविधान पूर्व विधियों का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से डॉक्ट्रिन वहां पर यूज किए जाते हैं, इसको लेकर के एक अच्छा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे है। जैसा कि मैंने जो एनालिसिस किया था कल के सेशन में, मतलब लास्ट सेशन में, तो वहां पर मैंने बताया था कि संविधान में अभी पिछले 3-4 सालों से, यानी 2018 से लेकर के जो लास्ट पेपर 2021 का हुआ था, 3-4 सालों से हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट से ही, यानी आर्टिकल 51A से ही प्रश्न आए हैं। तो इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से आएगा, और चूंकि 3 क्वेश्चन आते हैं और कभी शार्ट नोट में भी मिक्सअप में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सेकंड पार्ट से भी संभावनाएं बनेंगी। पर आज के सेशन में मैं केवल फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन लेके आया हूं, और जैसे कि अपन फटाफट चीजों को निपटाएंगे, समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, और फिर सेकंड पार्ट से भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहाँ पर संविधान पूर्व विधियां किस प्रकार से लागू होती हैं, प्रश्न ये निकल के सामने आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है ना, जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू को आप बता सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नोट्स के माध्यम से बता दिया है कि न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना। जब न्यायालय द्वारा किसी विधि, कोई विधि की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करती है, तो ये आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। थोड़ा सा और हम बता सकते हैं कि संविधान के पहले की या बाद की विधि, यदि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उस मौलिक अधिकार से असंगत है, तो वह विधि जो है तो असंवैधानिक विधि कहलाएगी, और यदि वह विधि संगत है तो वह विधि संवैधानिक विधि कहलाएगी। कम देखो, मेंस में वही है कि आपको केवल अपने इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीजों पर नहीं फोकस करना है, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखना है और प्रॉपर तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये 3 लाइन में, 2-3 लाइन में हम जुडिशियल रिव्यू को प्रॉपर तरीके से जो है तो बता सकते हैं। जो आपका कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में जो है तो प्रॉपर तरीके से बताया गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू का हल्का सा इतिहास आप टच कर सकते हो। तो जुडिशियल रिव्यू का इतिहास देखोगे तो एक्चुअली ये अमेरिका में इसका प्रयोग सबसे पहले, एक बहुत फेमस केस है मार्वरी वर्सेस मेडिसन। तो अमेरिका का बहुत फेमस केस है मार्वरी वर्सेस मेडिसन। इस केस में जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और आर्टिकल 13 जो है तो बेसिकली मूल अधिकारों का स्तंभ है, यानी कि शुरुआती पार्ट है, और यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों का पुनर्विलोकन कर उनको अवैध घोषित किया जा सके, और इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। यानी कि आप यहां से यहां तक आप देखोगे तो मुश्किल से 7-8 लाइन में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन प्रॉपर तरीके से जो है तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है ना। मतलब इससे ज्यादा नहीं उलझना है, आपने सब बता दिया कि मेन न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, कि संविधान के पूर्व या पश्चात विधियों का जुडिशियल रिव्यू करना है, और जुडिशियल रिव्यू करने के बाद यह देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि या संगत है कि असंगत। संगत है तो संवैधानिक है, और संवैधानिक है तो उसको वैध घोषित कर दिया जाएगा, असंगत है तो असंवैधानिक है और उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 2 केस बहुत ही हाईलाइटेड केस हैं जिनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ का, ये बहुत ही ऐतिहासिक केस है। इस केस में 2 बातें प्रमुख रूप से बोली गई थी कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसका प्रयोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और 226 के तहत किया जाएगा, और यह भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है ना। तो ये चीज, 2 बातें यहाँ पे बताया गया है। तो ये आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, पहली बात। और 2 आर्टिकल के तहत, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इसका प्रयोग यहाँ पर करेगी। और ये अगली चीज की, इसको संविधान संशोधन करके, यानी कि संविधान में अमेंडमेंट करके भी इसको समाप्त
नहीं किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू को। तो कम शब्दों में जुडिशियल रिव्यू को मैंने यहाँ पे बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। एक अच्छा केस और भी मेरे पास है, रेणु वर्सेस जिला सेशन न्यायाधीश 30 हजारी का एक केस है। ये केस भी बहुत अच्छा लिखता है। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 13 का मुख्य लक्ष्य संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखना है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोपरिता। ठीक है ना भाई, भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, तो संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना, दो प्रमुख उद्देश्य से जो है तो ये पर्टिकुलर जो है तो आपका प्रोविजन काम करता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, आपको इन शब्दों में हम जुडिशियल रिव्यू और उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता हमने सब बता दिया। इससे ज्यादा डिटेलिंग आप आराम से लिखोगे तो एक पेज में इसका इतना मैटर जो है तो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा, चूंकि मैं यहाँ पर सीधे आर्टिकल 13 क्लॉज 1, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना पड़ेगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 में इतना कुछ बड़ी भारी भरकम चीजें नहीं लिखी हैं, है ना। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो है तो विधि शब्द को डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद जो है तो आप थोड़ा सा आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 इनके बाद लिख सकते हो, बता सकते हो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि शब्द को डिफाइन किया गया है, वह विधि यदि संविधान पूर्व की है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 13(1) के तहत करते हैं। विधि संविधान लागू होने के बाद की विधि है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत करते हैं। इतना थोड़ा सा आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और विधि शब्द को थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देना है अपने आंसर में। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ चलना है, क्योंकि मैंने आगे प्रश्न पूछा है कि संविधान के पूर्व विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन किसे किया जाता है। तो बहुत ही समराइज्ड वे में आप संविधान के पूर्व विधियों को बता सकते हो। ठीक है ना। तो संविधान के पूर्व विधि मतलब कौन सी विधि, तो जैसे आपको पता है कि आपके जैसे आप आईपीसी पढ़ते हो, आप जो है तो एविडेंस पढ़ते हो, आप टीपीए पढ़ते हो, आप जो है तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो। ठीक है ना, तो ये सभी संविधान पूर्व की विधियां हैं आपके। अभी तो सिलेबस में अभी तो 3 नए एक्ट जब लागू हो जाएंगे तो 3 ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस नए लागू हो जाएंगे, लेकिन अभी तो पुराने सिलेबस में तो ये सब संविधान पूर्व की विधियां हैं। ठीक है ना। अब संविधान पूर्व विधियां, तो इनके संबंध में यहाँ पर अब ये थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, समराइज्ड वे में लिखना है। फिर आपको संविधान पूर्व विधियों के बारे में आर्टिकल 372 में एक बात लिखी गई है कि संविधान की पूर्व विधियों को यदि निरसित नहीं किया गया है तो वो लागू रहेंगी। यदि संविधान पूर्व की जिन विधियों को निरसित, रिपील नहीं किया गया है, इस देश से समाप्त नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, वो विधियां जो है तो लागू रहेंगी। आर्टिकल 372 का जो है तो ये निचोड़ कहता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 थोड़ा सा लिख दीजिए और उसके बाद जो है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को थोड़ा सा बता दीजिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को 3-4 पॉइंट्स में आप बता दीजिए किस प्रकार से संविधान के पूर्व विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। पहले तो बता दीजिए कि संविधान के पूर्व विधियों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता, सॉरी मतलब आर्टिकल 13 का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती है। भूतलक्षी प्रभाव से मतलब कि भाई देखो, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के पहले यदि कोई विधि लागू थी इस देश में, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, वहां पे आर्टिकल 13 काम नहीं करेगी। यानी कि आर्टिकल 13 का जो है तो रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, इसका केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। यह बात भी आप यहाँ पर बता दीजिए, 2 लाइन बता दीजिए कि आर्टिकल 13 का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। एक अच्छा केस था केशव माधव मेनन वर्सेस मुंबई राज्य। मेरे नोट्स में आपको केस का रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। मेरी आदत है कि मैं कोई बात करता हूं विथ रेफरेंस बोलता हूं, तो उससे थोड़ा सा एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि यदि आप लोग भी, चूंकि संविधान का हम पेपर लिख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम प्रयास करेंगे कि पेपर कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखना है तो हम वहां से रेफरेंस उठा करके लिखेंगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो आंसर जो है तो आपके सामने निकल के आएगा। यह बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सिद्धांत बता दीजिए। तो एक पृथक्करणिता का सिद्धांत काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पृथक्करणिता का सिद्धांत क्या काम करता है कि संविधान के पूर्व विधियां यदि हैं और उसमें कोई असंगत भाग है, इनकॉन्स्टेंट पार्ट है, तो असंगत भाग को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पूर्व विधियां यदि असंगत, कोई भाग असंगत है, इनकॉन्स्टेंट है, तो उसको हटा दिया जाएगा और शेष भाग को जो है तो क्या कर दिया जाएगा,
लागू कर दिया जाएगा, यानी कि इन कांस्टेंट पार्ट को हटा करके बाकी भाग को लागू कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं पृथक्करणिता का सिद्धांत। जो असंगत भाग है उसको हटा दो, बाकी को लागू कर दो। किस केस में पहली बार इसको यूज किया गया था? ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के केस में इसको पहली बार यूज किया गया था। तो ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का रेफरेंस डाल दो। मैंने यहाँ पे 2-3 केस का रेफरेंस डाला है, आप एक आध केस का रेफरेंस तो चल जाएगा। बहुत ज्यादा केसेस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। बाकी बंबई राज्य वर्सेस बलसारा में भी इसको यूज किया गया था और आरएमडीसी वर्सेस भारत संघ में भी इसको यूज किया गया था। लेकिन रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य में एक अलग बात बोली गई थी कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधि में आप असंगत भाग हटाते हो और असंगत भाग को हटा देने से विधि बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो यदि असंगत भाग को हटाने से विधि बनाने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो पूरी कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर कह सकते हो कि विधि को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा, वहां पर पृथक्करणिता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो रोमेश थापर में ये बात बोली गई थी, ठीक है ना। तो असंगत भाग हटाने से यदि विधि बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है तो उस पूरे विधि को ही शून्य घोषित करेंगे, केवल असंगत भाग को हटा करके बाकी भाग को लागू नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप इसको ये बता दीजिए। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे काम करता है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स। तो आच्छादन का सिद्धांत भी बता दीजिए, वो भी 2 लाइन में। आच्छादन का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी प्रावधान ऐसा है किसी विधि में या कोई भी विधि ऐसी है जो मूल अधिकारों से असंगत है, इनकॉन्स्टेंट है, उसको शून्य घोषित नहीं करेंगे या उसको निश्चित नहीं करेंगे, उसको केवल इन ऑपरेटिव यानी अपरिवर्तनशील कर दिया जाएगा, उसको अपरिवर्तनशील कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार इस सिद्धांत को बताया गया था कि यदि कोई भी विधि ऐसी है जो अभी वर्तमान में लग रही है कि भारतीय संविधान से असंगत है, तो उसको आप, चूंकि विधि बनाने का काम बहुत जटिल होता है, तो उसको आप शून्य नहीं करोगे, उसको समाप्त नहीं करोगे, उसको केवल क्या कर दोगे? इनऑपरेटिव कर दोगे, अपरिवर्तनशील कर दोगे। और जब दोबारा कुछ बदलाव होता है, संविधान संशोधन होता है या विधि में कोई बदलाव होता है, उस वजह से वह प्रावधान लागू किए जाने योग्य है, तो उसको वापस जो है तो लागू किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आपको याद होगा आईपीसी की एक धारा है 303, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 303 ये कहती है कि कोई भी यदि दोषसिद्धि की सजा यानी कारावास में है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, यदि मर्डर करता है उसको केवल फांसी होगी, ऐसा उसमें लिखा था। तो वह विधि जो है तो 303 इनऑपरेटिव हो गई थी, अपरिवर्तनशील हो गई थी, आईपीसी में थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी, काम नहीं होती थी। लेकिन अभी जो नई आईपीसी आई है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में उस धारा में बदलाव कर दिया गया, यानी कि अब उस धारा में वही, यानी कि यदि कोई आजीवन दोषित व्यक्ति है वो मर्डर करता है तो उसको भी जो है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों दिया जा सकता है। ये बदलाव करके वो धारा को लागू कर दी गई। तो पहले वो चूंकि लिखा नहीं था, पहले केवल मृत्युदंड लिखा था, तो वो चूंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रही थी, और जैसे ही उसमें आजीवन कारावास जोड़ दिया गया, आर्टिकल 14 का वायलेशन करना बंद कर दी, और 303 वर्तमान अभी नई आईपीसी में देखोगे तो ऐसा एक धारा वहां पे जोड़ी गई है जहां पे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कह सकते हो कि आजीवन कारावास भुगत रहा है, यदि वो मृत्यु कोई किसी की जान लेता है, हत्या करता है, तो उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप कुछ नए एग्जाम्पल भी यदि आपके सामने निकल के आते हैं तो उनको भी आप बता सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? अधित्याग का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत यहां पर है। अब देखो, अधित्याग का सिद्धांत मैंने लिख दिया है, जनरली पढ़ाया जाता है, आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यह आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, चल जाएगा। लेकिन यदि आप इसको पढ़ भी बता भी देते हो तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि देखो हमें बहुत ज्यादा, हमारे पास समय कम है, तो हमें केवल वही मटेरियल देना है जो जरूरी है, बाकी चीजों को हमको स्किप करके आगे बढ़ चलना है। तो इस प्रकार से जो है तो आप इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और यहाँ पे ये प्रश्न जो है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 13
का जो है तो ये जो प्रश्न जो है कि क्या न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है और संविधान के पूर्व विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कैसे होता है, इतनी बातों को आपको बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संविधान में मेरे पास कुछ नोट्स बने हैं, तो वो मैं उस नोट से डिस्कशन कर दूंगा, तो आपको क्या लिखना है क्या छोड़ना है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इस चीज को बताने में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न जो है तो आर्टिकल 14 पर है। आर्टिकल 14 पर काफी समय से प्रश्न नहीं पूछा है, और मान लो तैयारी करना कर लेते हैं, क्या पता आर्टिकल 14 पे प्रश्न आ जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 में काफी समय से काफी सालों से प्रश्न नहीं पूछा है। आर्टिकल 14 के प्रश्न यदि पुराने आप प्रश्न देखोगे तो पुराने प्रश्न आर्टिकल 14 के बहुत ही सिंपल रहते हैं। आर्टिकल 14 की लैंग्वेज लिख दी जाती है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और बोल दिया जाता है कि उसको समझाइए, उसकी व्याख्या की, इस उपरोक्त वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर स्टेट शैल नॉट द डिनाई द एनी पर्सन इक्विटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इतना आप बता दीजिए, इतना लिख देता है, और इतना लिखने के बाद ये प्रश्न बना देता है ना। पुराने यदि प्रश्न जो आर्टिकल 14 पूछा है जब कभी, तो वहां पर जो है तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो यहां पर यानी कि आर्टिकल 14 अपनों को प्रॉपर तरीके से बताना है। तो कैसे इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आर्टिकल 14? तो आप यहां पर बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो समता का यानी राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू इक्वलिटी, भारतीय संविधान में जो समता का नियम है यानी राइट टू इक्वलिटी है, तो समता का नियम बेसिकली कहां से कहां तक समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है तो समता का अधिकार ये कहां से कहां तक 14 से जो है तो 18 तक बताया गया है। और आर्टिकल 14 से 18 तक में समता के अधिकार के तहत जो है तो आर्टिकल 14 में समता के अधिकार का सामान्य नियम बताया गया। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? समता के अधिकार का सामान्य नियम, जनरल रूल बताया गया है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संकल्पित समता के नियमों के आदर्श यानी आर्टिकल जो कह सकते हैं कि मतलब प्रियम्बल में जो बोलता है कि हम समता प्रदान करेंगे, तो उसके तहत इसको यहाँ पर शामिल किया गया है, और जिसका विशिष्ट उदाहरण इसका विस्तार जो है तो आर्टिकल 15 और 16 में दिया गया है। तो समता के अधिकार का सामान्य नियम आर्टिकल 14 में बताया गया है, और 15-16 में उसका विशिष्ट उदाहरण बताया गया है। तो थोड़ा सा हम बता सकते हैं, और 17-18 में वो तत्व बताए गए हैं जिनको समाप्त करने पर ही समता का अधिकार लागू किया जा सकता है। इतना आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। 17-18 में वो तत्व बताए गए हैं जिनको हटाने पर ही समता लागू किया जा सकता है। तो 17 में जैसे अस्पृश्यता बताई गई है, उसको हटा दीजिए तो समता लागू करेंगे। 18 में जो है तो आपका उपाधि बताई गई है, वो हटा देंगे तो समता लागू हो सकती है। तो इतना करके आप इंट्रोडक्शन। अब आ जाएंगे सीधे आर्टिकल 14 में। अब आर्टिकल 14 में अपन यदि उस वाक्यांश पढ़ते हैं तो उस वाक्यांश में कितनी चीजें निकल के आती हैं। पहला तो शब्द निकल के आता है व्यक्ति, पर्सन, ठीक है ना, कि व्यक्ति को समता का अधिकार किसको मिलता है? व्यक्ति को मिलता है। तो आपको बता देना है कि व्यक्ति के तहत जो है तो नागरिक और अनागरिक दोनों को जो है तो आर्टिकल 14 के तहत समता के अधिकार का संरक्षण मिलता है, नागरिक या विदेशी कोई भी होता है, ठीक है। और साथ में नागरिक में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विधिक व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। ऐसा किस केस में बोला गया था? चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था कि नागरिक शब्द के अंतर्गत जो है तो आपका विधिक व्यक्ति भी जो है तो शामिल होता है। तो यानी कि विधिक व्यक्ति को भी जो है तो समता का अधिकार मिलता है। जैसे कोई कंपनी है, निगमित निकाय है, उसको भी व्यक्ति माना जाएगा और उसको भी जो है तो समता का अधिकार जो है तो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही में एक जजमेंट आया था, और आपको पता होगा कि अभी जो नई आईपीसी, आपकी जो नई आईपीसी आई है, तो नई आईपीसी में जो है, ठीक है ना, नई आईपीसी में आपका लिंग शब्द, जेंडर जो शब्द बताया गया है, जेंडर शब्द में आप देखेंगे तो वहां पे ट्रांसजेंडर हिजड़ों को भी शामिल किया गया है। उसके पीछे की वजह था ये केस, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस भारत संघ 2014 का केस है, जिस केस में बोला गया था कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत हिजड़ों को भी, परालिंगी को भी शामिल किया जाता है। तो इसको भी जो है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में। तो ये व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी वो बता दो। अब दो वाक्यांश हैं, विधि के समक्ष क्षमता, इसका मतलब क्या होता है? तो बता दीजिए कि यह शब्द इंग्लैंड से लिया गया है, प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से
इसका मतलब क्या होता है कि समान पृष्ठियों वाले व्यक्तियों के साथ अधिकार करते हुए अध्रुपण में समानता का व्यवहार करना इसका मतलब है। और चूंकि यह नकारात्मक, अभी चूंकि मैंने ऊपर लिख दिया है लेकिन इसको नीचे थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है ना, कि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य क्यों है? क्योंकि इसके यह अपवाद प्रस्तुत करती है। ये क्या प्रस्तुत करती है? अपवाद। क्या अपवाद प्रस्तुत करती है? कि सरकारी अधिकारियों को विशेषाधिकार मिल सकता है। भाई बोला जाता है कि समता का अधिकार क्या होता है? अधिकार कर्तव्य के अध्रुपण में सबके साथ समानता बरतेंगे, लेकिन सरकारी अधिकारियों को विशेषाधिकार मिल सकता है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख को जो है तो विशेषाधिकार मिल सकता है। तो यह समता का सिद्धांत की तो बातचीत करती है, लेकिन साथ में कुछ व्यक्तियों को अपवाद के तहत जो है तो अलग रखती है। तो चूंकि इसमें अपवाद प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए नकारात्मक वाक्यांश है। इस तरह से जो है तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका विधियों के समान संरक्षण के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा वाक्यांश समझ में आ रही है मेरी बातें? ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, है ना? हाँ रविकांत, साक्षी, जूली, हाँ समझ में आ रही है ना? साक्षी, साक्षी आप दो तीन फ्रेंड आप बता रहे थे ना, तो सभी सभी जो है तो ठीक है ना? अभी जुड़ जाइए, बाकी बातें हम करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, सर इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे या इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, सर इसमें ये छूट गया है, मतलब देखो मैं प्रयास करता हूं कि प्रश्न को पढ़ के उसके साथ जो उसका उत्तर लिखना है मैं बता दूं, पर मान लो बाई चांस मुझसे कोई चीज मिस हो जाए तो आप बता सकते हो। बाकी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें जो जो लिखना है मैं सब बता दूंगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए। और आपको देखो यही बच्चा यही चीजें छोड़ देता है। अब जैसे विधियों के समान संरक्षण, अभी दूसरा वाक्यांश, ठीक है ना? विधियों के समान संरक्षण दूसरा जो वाक्यांश है, तो बेसिकली ये दूसरा जो वाक्यांश है, तो ये कह सकते हो कि अमेरिकन संविधान से लिया गया है, और यह समता के अधिकार और कर्तव्य दोनों को देने के साथ संरक्षण की बात करता है। ये प्रोटेक्शन की बातचीत भी करता है। सकारात्मक वाक्यांश है। सकारात्मक वाक्यांश क्यों है? क्योंकि ये संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ सिद्धांत यूज करता है। कौन कौन से सिद्धांत? युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत पहला यूज करता है। काठी रैनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य के केस में युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत बताया गया है, जिसके तहत बोला गया है कि वर्गीकरण बोधगम अंतरक पर आधारित होना चाहिए और अंतरण उद्देश्य के मध्य जो है तो उचित जो है तो संबंध होना चाहिए। इसके आधार पर जो है तो ये वर्गीकरण का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना? इसके बाद कुछ केसेस, मैंने केसेस चूंकि मेरे नोट्स में ज्यादा यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, तो चूंकि मेरी आदत है मैं केस लिख देता हूं, लेकिन आप जैसे काठी रैनिंग का केस बता दोगे बहुत है, बाकी और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि युक्त वर्गीकरण के ये जो दूसरा वाक्यांश है, जो विधियों के समान संरक्षण, क्योंकि ये युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और इसी सिद्धांत के तहत आरक्षण को लागू किया जाता है। तो ये भी बता दीजिए कि इसी आरक्षण जो है तो इसी वाक्यांश से निकल के आया, ठीक है ना? दूसरे वाक्यांश से जो है तो आरक्षण निकल के आया, तो ये भी थोड़ा सा आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी जो है तो ये जो दूसरा वाक्यांश है, विधियों के समान संरक्षण, ये दूसरा सिद्धांत भी यूज करता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 14 में क्या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, शामिल है, और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यदि शामिल है तो किस वाक्यांश के साथ उसको पढ़ा जाता है? तो ये जो दूसरा वाक्यांश है, कह सकते हो कि इसी वाक्यांश के साथ जो है तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है तो पढ़ा जाता है। किस केस में? पहली बार ईपी रोएप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य के केस में पहली बार जो है तो इसको डिफाइन यहाँ पर किया गया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये यहाँ पर जाकर ईपी रोएप्पा, मेनका गांधी का केस भी यहाँ पे सबसे प्रमुख केस है। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत को ईपी रोएप्पा केस में बोला गया था कि आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित है, ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद मेनका गांधी केस में भी ये चीज बोली गई थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका प्रश्न जो है तो आर्टिकल 14 का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 14 में जो है तो इतना बता दोगे बहुत रहेगा, प्रॉपर रहेगा, पर्याप्त रहेगा।
इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज इसमें और भी है, जैसे आर्टिकल 14 जो है तो भारत राज्य क्षेत्र पे ही लागू होता है। तो भारत राज्य क्षेत्र का मतलब शुरुआत में, जैसे आप आर्टिकल 14 में शुरुआत में देखोगे तो आर्टिकल 14 का जो लैंग्वेज है तो वहां पर कि राज्य राज्य के अंतर्गत लागू होता है। तो राज्य का बता दो कि राज्य के अंतर्गत जो है तो वही एरिया, वही मतलब क्या आएगा, जो कह सकते हो कि आर्टिकल 12 में बताया गया है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। वहां पे भारत राज्य क्षेत्र लिखा भी है, बैलेट में देखोगे तो भारत राज्य क्षेत्र लिखा है। तो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बता दोगे कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पर जो है तो ये आपका राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार जो है तो प्रॉपर तरीके से लागू होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अब ये अगला प्रश्न भी जो है तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और अभी चूंकि 2019 अभी आरक्षण हुआ, ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण हुआ, वैसे अभी तक आया नहीं प्रश्न, पर ये भी संभावना वाला प्रश्न है कि संविधान के तहत लोक नियोजन पर आरक्षण संबंधी प्रावधानों को न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समझाइए। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स का जो अधिकार दिया गया है, लोक नियोजन का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 के तहत, उसको बताते हुए रिजर्वेशन के संबंधित प्रोविजंस को जो है तो यहाँ पर बहुत ही समराइज्ड वे में जो है तो बताना है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 का थोड़ा सा आप बता दीजिए, 16(1) बता दीजिए, उसके बाद सीधे 16(1)(2) बताने के बाद सीधे जो है तो आप कह सकते हैं कि 16(4), 4(a), 4(b) और अभी वर्तमान में जो है तो 16(6) है, इन सभी प्रोविजंस को यहाँ पर समराइज्ड वे में बताना है। तो पहले तो 16(1) बता दीजिए कि 16(1) बेसिकली जो है तो यहाँ पे क्या कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य का मतलब जो भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में किसी भी व्यक्ति को जो है तो वंचित नहीं, सबको मौका मिलेगा, सबको, जो भी भारत का नागरिक होगा वह सरकारी नौकरी पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि जो योग्यता है वो जरूरी मांगते हैं। तो योग्यताओं का निर्धारण किया जा सकता है। योग्यताओं का निर्धारण मतलब जैसे आप किसी को जज बनना है तो जज बनने के लिए एलएलबी करना जरूरी है। अब ये कह दिया कि कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति जो बीए एमए किया है वो भी आ जाए। जिसने एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी वगैरह किया है वही जो है तो यहाँ पे है ना। तो कोई, अब जैसे आप देखो इस बार मध्य प्रदेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो ये सरकारें डिसाइड कर सकती हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। थोड़ा सा बता दीजिए इसको, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, बाकी बहुत ज्यादा जो है तो मतलब 2-4 लाइन में आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देना है। कुछ केसेस मैंने बता दिया है, प्रवीण सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, जहां पर क्या केवल, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज बोली गई थी कि कोई भी सरकारी जो कह सकते हैं कि विभाग है वो अपने पदों केवल इंटरव्यू के माध्यम से नहीं भरेगा। सरकारी है तो कम से कम 2 स्टेप की एग्जामिनेशन होनी चाहिए, यानी कि एक रिटर्न और एक इंटरव्यू, ऐसे 2 स्टेप की एग्जामिनेशन होनी चाहिए। केवल साक्षात्कार के माध्यम से जो है तो सरकारी पद नहीं भरे जाएंगे, इस बात को यहाँ पर कहा गया था। तो ये थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर न्यूनतम अंक, जैसे आप देखते हो कि अभी इस बार के मेंस में जो है तो न्यूनतम अंक वगैरह का निर्धारण कर दिया है, कितना आपको पाना पड़ेगा तो ही आपको इंटरव्यू क्वालिफाइड होगा, ठीक है ना। तो ये जो न्यूनतम अंक वाला क्राइटेरिया यहाँ पे कर दिया गया, तो न्यूनतम अंक वाला जो है तो क्राइटेरिया जो बता दिया गया है, तो यह भी असंवैधानिक नहीं है, ऐसा जो है तो किया जा सकता है। ये जो है तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वर्सेस टेंगो हेमंग का एक फेमस केस है, इसमें बोला गया। फिर सीधे हमको आर्टिकल 14(1) बता दीजिए, 14(2) बता दीजिए। तो सॉरी 40 मैंने बोल दिया, 16(2) बता दीजिए। 16(2) में भी जो है तो बता दीजिए कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा 16(1), 16(2) जो है तो सामान्यतः पहले बता दीजिए, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ कुछ केसेस मैंने बता दिया। अब इसके बाद सीधे आ जाइए तो रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के बारे में जो है तो कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 16(4) से। तो आर्टिकल 16(4) बता दीजिए। तो वहां पर क्या बोला गया है कि कोई भी वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है और राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं है, उनको आरक्षण देने की बातचीत करता है। लेकिन पिछड़े वर्ग का निर्धारण जो है, तो पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे करेंगे, तो यही बता दीजिए कि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग
की नियुक्ति की जाएगी और वह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग का निर्धारण करेगा और उनको ही आरक्षण की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। तो थोड़ा सा जो है तो यहाँ पे आप आर्टिकल जो है तो 340 का रेफरेंस यहाँ पर बता दीजिए किस प्रकार से। फिर कुछ केसेस, तो जैसे 2 केसेस तो बिल्कुल आप रखिए ही रखिए। जब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 लिख रहे हो तो वहां पर आपको बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, जहां पर जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं बनाया जाएगा ऐसा बोला गया था। लेकिन फिर बाद में जो है दूसरा इंदिरा साहनी का केस था, तो जिसको मंडल आयोग केस के नाम से जाना जाता है ना, जिससे आपको पता है कि 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का निर्धारण करेगा। तो ये निर्धारण किस केस के माध्यम, मतलब किस आयोग के माध्यम से किया गया था? मंडल आयोग के माध्यम से किया गया था। तो मंडल आयोग का केस माना जाता है। मंडल आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी है वो सही है कि गलत है, उसको चैलेंज किया गया था। तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का 1993 का केस है। इस केस में बोला गया था कि जाति सामाजिक वर्ग है और यदि वो सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो उसको पिछड़ा वर्ग कहलाएगी और उसको उस पर्टिकुलर जाति के व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। बस क्रीमी लेयर निकाल करके उनको नौकरियां देंगे। अधिकतम सीमा 50% होगी कार्यपालिका आदेश के द्वारा। ये इसका इंदिरा साहनी केस में जो हाईलाइटेड जजमेंट की बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। आप चाहो तो बहुत ही समराइज्ड वे में 1-2 पॉइंट्स को यहाँ पर शामिल कर सकते हो, है ना। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर कुछ और केस था, देवासन का भी केस था, तो ठीक है अभी यहाँ पे 1-2 केस और है, आप स्किप भी कर सकते हो, चल जाएगा। फिर क्या प्रमोशंस पर आरक्षण, तो प्रमोशंस पर आरक्षण शुरुआत में चूंकि मना कर दिया गया था कि पदोन्नति पे, इंदिरा साहनी केस में कि पदोन्नति पे यानी प्रमोशंस पर रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि उसको मना करने के बावजूद भी इंदिरा साहनी में मना कर दिया गया था। अब चूंकि इसलिए उसके जजमेंट के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है तो 16(4)A जोड़ा गया और 16(4)A जोड़ करके वहां पर प्रमोशंस पर भी जो है तो आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो प्रमोशन पर भी आरक्षण प्रदान कर दिया गया। प्रमोशन पर आरक्षण के संबंध में और प्रोविजंस कौन कौन से हैं? तो 85 संविधान संशोधन वगैरह भी प्रमोशन पर आरक्षण है। और आरक्षण की सीमा को लेकर की भी बातचीत हुई थी, तो आरक्षण की सीमा जो है तो बता दिया गया 50% से ज्यादा नहीं होगी। तो ये 16(4)B में जो है तो इसको यहाँ पर जोड़ा गया था। ये 16(4)B कब जोड़ा गया था? ये 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है तो 8वां हो गया, ये 80 है, 80 है। तो 80 की 81 है, सॉरी एक सेकंड, 81 है, सॉरी, है ना, 81 है, 81 है, 81 है, तो 81 है। तो 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में जो है तो इसको जोड़ा गया था। इसमें 2-3, इसमें जैसे प्रमोशन पर देखो, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक नोट्स और भी आपको मिल जाएगा। जैसे प्रमोशन पर आरक्षण, इसको लेकर के 4 नंबर का 60 नोट भी आ सकता है। तो प्रमोशन पर आरक्षण जो है तो ये विवादित मुद्दा रहा है। तो प्रमोशन पर आरक्षण को आप 4 नंबर के 60 नोट के तौर पर भी याद तैयार करो। तो यहाँ पर आप प्रमोशन पर आरक्षण के संबंध में पहले तो इंदिरा साहनी का केस बता दो कि वहां मना कर दिया गया था। बाद में उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 16(4)A जोड़ा गया। फिर उसके बाद प्रमोशन की 16(4) आप देखोगे 16(4)A को, उसके अंदर छोटे मोटे काफी अमेंडमेंट हुए थे। जैसे 50वां में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पर उसमें प्रमोशन पर जो है तो आरक्षण, प्रमोशन वहां पर जो है तो संशोधन हुआ था। तो ये जितने भी संशोधन हुए थे, तो ये संशोधन संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, तो इसके बारे में जो है तो इनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। तो एम नागराज वर्सेस भारत संघ का बहुत फेमस केस है, जिसमें जो 77, 81, 82, 85 जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी संशोधनों को संवैधानिक बोला था, ठीक है ना। तो जितने भी प्रमोशंस पर जो है तो अमेंडमेंट हुए थे, मतलब ये आरक्षण पर अमेंडमेंट हुए थे, 77 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 85 हो गया, इसको चैलेंज किया गया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सबको संवैधानिक बोल दिया गया था। एम नागराज वर्सेस भारत संघ का 2007 का बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देन इसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है तो अगला केस था बीके पवित्रा का, ठीक है ना। बीके पवित्रा का एक फेमस केस था, अभी रिसेंटली केस है 2019 का। बीके पवित्रा के केस में भी जो है तो प्रमोशन पर आरक्षण को जो है तो डिस्कशन फिर से किया गया था और मतलब कुल मिलाकर के सबको संवैधानिक ही बोला गया। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से जो है तो आपका रिजर्वेशन, इसमें थोड़ा सा मेरा एक चीज और छूट गया है, इस चूंकि आरक्षण का प्रश्न रहेगा तो यहाँ पर ये इतना लिखने के बाद जो है तो आपको 16/6, ठीक है ना, 16/6 जो आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो है तो जिसको ऐड किया गया EWS में जो है तो 10% जो रिजर्वेशन की जो बातचीत की गई, ठीक है ना, तो 16/6 को भी जो है तो 2-4 लाइन आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखना है। और अभी मैं थोड़ा सा एक जजमेंट चूंकि मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा कि 16/6 को भी चैलेंज किया गया था, EWS को, रिजर्वेशन को भी चैलेंज किया गया था, और उसको उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 16/6 का जो आरक्षण है ये संवैधानिक है, ठीक है ना। केस अभी रिसेंटली केस है ना, मैं बता दूंगा, मैं ग्रुप में या सर्च करके डाल दूंगा, या किसी के पास कौन सी जनहित, या बहुत बढ़िया, जनहित याचिका, बहुत बढ़िया, जनहित याचिका वर्सेस भारत संघ का केस है, लिख लो, जनहित याचिका वर्सेस भारत संघ का केस है ना, हाँ याद आ गया, मुझे भी याद आ गया, जनहित याचिका वर्सेस भारत संघ, सॉरी जनहित अभियान है क्या, याचिका है, जनहित अभियान है, अच्छा, जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ, कब का है ये, 2019 का है कि 20 का है? चलिए भाई इसको साइटेशन इसका देख लीजिएगा, साइटेशन बता देने से थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ का ये केस है आपका, तो ये केस भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिसमें जो ये आपका प्रमोशन, ये जो EWS पर 10% जो आरक्षण दिया गया था इसको संवैधानिक बोला। तो इस प्रकार से जो है तो आपका ये पर्टिकुलर आरक्षण वाला प्रश्न मान लो कभी आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी कंटेंट्स इसमें डालना है, कोई दिक्कत सेटिस्फाई है, कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिएगा। मैं जितने नए केसेस भी मेरे आपको इस नोट्स में मिलेंगे, कुछ अभी जैसे 2019 का पवित्रा का केस है ना, और भी कुछ नए केसेस जो रहेंगे तो मैं यहाँ बताता रहूंगा। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी 60 नोट का मुद्दा बनता है, अनटचेबिलिटी जो है तो अस्पृश्यता पर, क्योंकि अभी 4-4 नंबर के भी प्रश्न पूछने लगे हैं, तो 4 नंबर में जो है तो अनटचेबिलिटी की संभावना बनती है कि 4 नंबर में ये अनटचेबिलिटी पूछा जा सकता है, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता आर्टिकल 17 थोड़ा सा बता दीजिए, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक में जो है तो समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी को जो है तो डिफाइन किया गया है, और समता के अधिकार को सही तरीके से लागू किया जा सके इसलिए कुछ एलिमेंट्स को जो है तो इस देश से समाप्त किया गया है, उनका उन्मूलन किया गया है। तो सबसे बुरा, सबसे बड़ी बुराई इस देश की जो थी वो थी छुआछूत, अस्पृश्यता, उसको समाप्त करने का प्रयास अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया गया। और आर्टिकल 17 में बेसिकली ये बोला गया कि किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट है, निषिद्ध है, और यदि कोई व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार के आचरण में प्रयोग करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगी, ठीक है ना, दंडनीय अपराध होगी, और कठोर दंड का प्रावधान यहां पर किया जाएगा। और साथ में यही आप बता सकते हो कि इसीलिए जो है तो सरकार के द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कमजोर है तो इतना इंट्रोडक्शन जो है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये मेरा सेशन जो है मैं चूंकि टीचमेंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोग मेरी बात सुन लिया, अब सुनने के बाद क्लास अटेंड कर लिया और जब आंसर लिखने बैठे तो याद ही नहीं आ रहा कि सर ने वहां पे क्या बोला था, तो रिकॉर्डिंग सेशन से प्लस पॉइंट रहता है कि वहां से जो है तो आप वो चीज देख सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि गूगल मीट में ये प्लस पॉइंट नहीं रहता। तो मेरी क्लास के बाद जो है तो टीचमेंट की लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक में आप लोग ऐड हो जाइए, ठीक है ना, वो लिंक भी डाल दूंगा, और ये जो क्लास आज की है तो इसको मैं उस ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी 2-3 दिन डेमो सेशन में भी है तो देख लीजिएगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाद में टीचमेंट ऐप में जुड़ जाइएगा तो उससे प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि मेरा जो सेशन है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाद में आपको देखने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आगे बातचीत करते हैं, ठीक है, अगली बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर अगला अनटचेबिलिटी होती क्या है,
तो देखो अनटचेबिलिटी को जो है तो एक मैसूर हाईकोर्ट का फेमस केस है देवराजी वर्सेस पदमन्ना। इस केस में बेसिकली अनटचेबिलिटी को जो है तो डिफाइन करने का प्रयास किया गया था। इसमें बोला गया था कि बेसिकली तीन आधारों पर तीन ग्राउंड्स, तीन मतलब कि ग्राउंड्स है जिनके आधार पर अनटचेबिलिटी छुआछूत जो है तो जन्म लेती है। जन्म के आधार पर कैसे कि आप फलानी जाति में जन्मे हो, फलाने वर्ग में जन्मे हो, इसलिए आप अछूत हो, तो जन्म के आधार पर अनटचेबिलिटी इस देश में पनपती है। रोग के आधार पर, अब रोग के आधार पर छुआछूत फैलता है मेरे हिसाब से 2020 और 21 में आपने कोविड को जो है तो सहा है, और कोविड के समय में इन सबको आपको अच्छे से देखा होगा किस प्रकार से रोग जो है तो छुआछूत को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो रोग के आधार पर, और तीसरा मृत्यु के आधार पर, घर में मर जाता है कोई तो कहीं, अब शहरों में इतना लोग नहीं मानते हैं, गाँव में सूदक उदक लग जाता है, वो दूसरे व्यक्ति उनके घर में आता ही नहीं है 10 12 13 14 दिन 15 दिन जो है तो ये अनटचेबिलिटी के ही एग्जाम्पल यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो अनटचेबिलिटी के संबंध में, चूंकि ये जो आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, इससे ही इंटरलिंक एक बहुत फेमस केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ का जो है तो एक केस है। इस केस में जो है तो बताया गया था कि आर्टिकल 17 के तहत जो अनटचेबिलिटी किसी प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा, ये पब्लिक प्राइवेट इन सभी प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी जो है इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर केसेस हैं। एक और अप्पा जी इंगले का केस है, एक और केस है अनटचेबिलिटी का, अप्पा जी इंगले का केस है, उसको भी आप एज ए रेफरेंस जो है तो यूज कर सकते हैं, जहां पर अप्पा जी इंगले वर्सेस शायद कर्नाटक राज्य का एक फेमस केस है, उसमें भी जो है तो इसको यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया गया था, खासकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रेफरेंस में अनटचेबिलिटी को बताया गया था। एक दो केस का रेफरेंस डाल दोगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दोगे, 1 से 1.5 पेज का आपका आंसर चला जाएगा। 4 नंबर का जो है तो ये संभावना बन सकता है अनटचेबिलिटी, इसको आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक है ना, छुआछूत को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अनटचेबिलिटी। अब ये प्रश्न, ये अभी चूंकि 2000 शायद 16-17 में कभी आया था, आर्टिकल 20, मुझे याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, उसके बाद से अभी मतलब 3-4 सालों से ये नहीं आया है। और आर्टिकल 20 एक ऐसा प्रश्न है कि 8 नंबर का पोटेंशियल भी रखता है और 4 नंबर का पोटेंशियल भी रखता है। दोनों आर्टिकल 20 जो है 8 नंबर का भी पोटेंशियल लगता है और 4 नंबर का भी पोटेंशियल लगता है, क्योंकि आर्टिकल 20 में 3 जो है तो सिद्धांत बताए गए हैं, प्रोटेक्शन बताए गए हैं जो एक्यूज को मिलते हैं। देखो आप थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि भारतीय संविधान अपने आप में विशाल संविधान है, और यह संविधान जो है तो अभियुक्त को भी मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 20 के तहत अभियुक्त को प्रदत्त 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि पहला क्या है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का अधिकार, दूसरा जो है तो दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार, और तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार। तो 3 प्रकार के जो है तो मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं, अभियुक्त को भी प्रदान किए गए हैं। थोड़ा बता दीजिए कि अभियुक्त कौन होता है। भाई अभियुक्त वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप अधिरोपित है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, अभियुक्त कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो है तो आप थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए। और उसके बाद यदि, अब कई बार क्या होता है 4 नंबर में ऐसा पूछ सकता है कि कोई एक प्रोविजन पूछ लिया कि 20(1) बताइए, या 20(2) बताइए, या 20(3) बताइए, तो ये तीनों 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं और पूरे डिटेल के साथ। लास्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें ये पूछा गया था कि आर्टिकल 20 का जो है तो आर्टिकल 20 का संविधानिक प्रावधानों के साथ जो है तो कंपेयर कीजिए, संविधान के साथ जो है तो कंपेयर करने के लिए जो है तो इसको पूछा था, ठीक है ना। तो लास्ट जो आर्टिकल 20 पूछा गया, सॉरी संविधान मैंने बोल दिया, सीआरपीसी के साथ, है ना, सीआरपीसी के साथ जो है तो कंपेयर करना। तो सीआरपीसी के प्रोविजंस के साथ जो है तो इसको आपको बताना है। तो जैसे आपका जो है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1, तो 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों का मतलब होता है कि किसी कार्य के बाद बनी हुई विधियां, या किसी कार्य के बाद कोई दंड की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है तो वह जो है तो लागू नहीं होगा। तो 2 पार्ट में है, इसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए लिख दिया है। प्रथम भाग ये कहता है कि व्यक्ति केवल प्रवृत्त विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए दंडित नहीं, प्रवृत्त विधि, है ना। आज कोई भी कार्य यदि अपराध है
तो केवल उसके उल्लंघन, प्रवर्त विधि जो लागू विधि है उसके उल्लंघन के लिए ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ये चीज कहता है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य जिस समय किया गया है अपराध नहीं था, तो बाद में यदि अपराध घोषित कर दिया जाता है, भाई किसी व्यक्ति ने उदाहरण के लिए मान लो कि 2012 में चोरी की, अब मान लो 2012 में चोरी का दंड परिभाषित नहीं था, ठीक है, 2013 में परिभाषित किया गया और उस व्यक्ति को पकड़ा गया 2014 में, तो अब 2014 में पकड़ा गया कि साहब इसने 2012 में चोरी की थी, अब 2012 में तो चोरी परिभाषित नहीं था, तो काहे दंड देंगे, सीधी सी बात ये कहता है, ठीक है ना, कि जो कार्य आपने जब किया वो अपराध नहीं था, तो बाद में यदि अपराध घोषित भी हो जाता है उस कार्य के लिए आपको दंड नहीं मिलेगा। ये चीज पहला नियम कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि दूसरा नियम बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लो 2012 में जो है तो चोरी के लिए दंड 2 साल था, ठीक है ना, 2013 में जो है तो चोरी के लिए दंड बढ़ के 3 साल हो जाता है, आप पकड़ाए जाते हो 2014 में 2012 की चोरी के लिए, तो अब आपको 2 साल की सजा मिलेगी, 3 साल की सजा मिलेगी। तो ये दूसरा क्लॉज कहता है कि आपको 2 साल की सजा मिलेगी, यानी कि जब चोरी के लिए जितना, जब आपने अपराध किया उस समय कितना दंड था, बाद में दंड बढ़ा, इसका जो है तो इससे ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। कुछ केसेस यहाँ पे केदारनाथ बुद्ध सिंह का केस मैंने बताया, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी दांडिक विधि में कोई बदलाव होता है और वो अभियुक्त के फायदे के लिए होता है, उसका फायदा अभियुक्त को मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि मान लो कि 2012 में चोरी के दंड 2 साल था, 2013 में चोरी का दंड 1 साल हो जाता है और व्यक्ति 2014 में पकड़ाता है 2012 की चोरी के लिए, तो उसको अब 1 साल की ही सजा देंगी, क्योंकि भारत में सुधारात्मक सिद्धांत को लागू किया जाता है और हमेशा जो है तो अभियुक्त के फायदे की बातचीत की जाती है। तो यदि दंड में बढ़ोतरी हुई है तो लागू नहीं होगा, लेकिन दंड में यदि घटोतरी हुई है, कम हुआ है, तो लागू हो जाएगा। ऐसा जो है तो एक केस था फेमस पंजाब राज्य का लाभकारी प्रावधान, तो रतन लाल वर्सेस पंजाब राज्य 1965 का केस था। इसमें कहा गया था कि कोई लाभकारी प्रावधान यदि आगे इन फ्यूचर होते हैं, कार्य के बाद होते हैं, उसका फायदा अभियुक्त को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कार्योत्तर विधियों के संरक्षण को बहुत ही प्रॉपर वे में आप ये 2-3 लीडिंग केस के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। केसेस केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का बहुत फेमस केस है, बुद्ध सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य का 2013 का एनडीपीएस का एक अच्छा केस मिल गया था, इसको मैंने यहाँ बता दिया, और इसके बाद रतन लाल का। तो 3 केसेस में आप इसको प्रॉपर तरीके से बता सकते हो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण के बारे में। इसके बाद आ सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण का नियम, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ठीक है ना। दोहरे दंड संरक्षण का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, नोमे डेविड वाट विक्स वैक्सरी, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत पर काम करता है, क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक बार अभियुक्त दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं, है ना। एक अपराध किया है तो एक बार ही उसका ट्रायल चलेगा, 2 बार जो है तो ट्रायल विचारण वगैरह नहीं चलेगा, इसको दोहरे दंड से संरक्षण, एक बार ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को जो है भारत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 क्लॉज 1 के साथ कंपेयर किया जाता है। 300 क्लॉज जो 1 है बेसिकली वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है, वो कहता है कि दो, मतलब किसी भी मामले में कह सकते हो कि यदि विचारण चला है, विचारण के बाद यदि दोष सिद्धि दोष मुक्ति दोनों किया गया है, देखो संविधान में क्या लिखा है कि अभियोजक दंडित किया जाएगा तो काम करेगा। किसी को दंड कब दिया जाता है, दोष सिद्धि के बाद ही दिया जाता है। तो संविधान के लैंग्वेज के हिसाब से केवल दोष सिद्धि पर ही जो है तो संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब सीआरपीसी की सेक्शन 300 क्लॉज 1 पढ़ते हो, कहता है कि विचारण के बाद चाहे दोष सिद्ध किया है या दोष मुक्ति किया है, तो जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति लागू है तब तक जो है तो संरक्षण दिया जाएगा। तो संविधान की जो यह आर्टिकल है यह थोड़ा सा संकुचित है, नेरो है, और सीआरपीसी की जो धारा है वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। क्या क्या आवश्यक तत्व है, व्यक्ति अभियुक्त हो, न्यायिक कार्यवाही में दंड का, न्यायिक कार्यवाही में ध्यान रखना दंड का निर्धारण न्यायिक कार्यवाही में होना चाहिए। इसके संबंध में एक फेमस केस है मकबूल हसन वर्सेस बंबई राज्य। भाई एक जो है तो स्मगलर था, वो सोना जो है तो गलत तरीके से ले आया, उसका सोना कस्टम विभाग वालों ने जब्त कर दिया, बाद में स्मगलिंग करके सोना लाने के लिए उसके ऊपर ट्रायल चलाया गया, तो उसने बचाव लिया, बोले साहब हमको एक बार हो गया ना कार्यवाही, सोना जब्त कर लिया गया, अब दोबारा कार्यवाही क्यों। तो बोले कि वो कार्यवाही न्यायिक नहीं थी, वो कार्यवाही जो है तो एग्जीक्यूटिव कार्यवाही थी, कार्यपालिक कार्यवाही थी। भाई आप गलत तरीके से कोई सोना लेके आओगे या चोरी करोगे तो इसका मतलब ये नहीं,
भाई कोई वैसे मान लो कोई किसी का चोरी करता है, कोई सामान चोरी करके लाता है, तो चोरी का सामान तो उससे जब्त किया ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी का सामान जब्त कर लिया ना, अब छोड़ दो मुझे, है ना। आपने चोरी किया है, अपराध किया, उसके लिए सजा आपको दी जाएगी। जब्ती तो इसलिए किया जाए क्योंकि आपने गलत तरीके से वो चीज प्राप्त किया है, और कोई चीज आपने गलत तरीके से प्राप्त किया है वो चीज आपकी नहीं है, वो उस व्यक्ति की है जो सही उसका जो है तो स्वामी है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से, और कार्य या लोभ के लिए दंड का प्रावधान हो तो ही जो है तो ये, जहां पे दंड का प्रावधान हो तो ही जो है तो ये धारा काम करेगी। यदि किसी के दंड का मतलब जो आईपीसी की सेक्शन 53 में बताया गया है, तो 5 प्रकार के जो दंड बताए गए हैं उनका प्रावधान, ठीक है। अभी पुरानी आईपीसी के हिसाब से ध्यान रखना है ना। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पर। तीसरा सिद्धांत है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनकमिनेशन। तो देखो, किसी अभियुक्त के पास चुप रहने का अधिकार, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी अभियुक्त को चुप, राइट टू साइलेंट, किसी अभियुक्त के पास जो चुप रहने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो ये अधिकार जो है तो आर्टिकल 20(3) के तहत प्रदान यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो अपने विरुद्ध, यानी किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कह सकते हो कि उसको चुप रहने के अधिकार के तहत ही 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बोलता है कि अभियुक्त होना चाहिए, अपने विरुद्ध उसको साक्षी नहीं घोषित किया जाना चाहिए, और उसको साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ केसेस मैंने यहाँ पे बता दिया है, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। तो देखो, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश, जनरली अभियुक्त कौन होता है जिसके ऊपर आरोप अधिरोपित किया गया है, लेकिन एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस में कह दिया गया कि कोई भी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर किसी भी अपराध का अभियोग लगा है, वह भी अभियुक्त के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, ये इस केस में बोला गया था। बाद में बॉम्बे राज्य वर्सेस काथू कालू का फेमस केस है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट को जो है तो संवैधानिक बोला गया था। दंदनी सत्यपति वर्सेस पीएल धानी का केस पढ़ा जाता है, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत भी जो है तो, यानी कि एक साक्षी को भी जो है तो 20 दिन का संरक्षण मिलता है। 161 में ये लाइन लिखी हुई है, 161 आप देखोगे शायद क्लॉज 2 लिखा हुआ उसका, कि किसी भी साक्षी से आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हो जो उसको किसी अपराध में फंसाता हो, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन साक्षी को भी मिलता है, नंदिनी सतपथी पीएल धानी केस में बोला गया था। और सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का बहुत फेमस केस है, जिसमें बेसिकली जो है तो कहा था कि जो नार्कोटिक टेस्ट होता है, जहां पे सोडियम पेंटोनॉल करके एक ड्रग्स दिया जाता है और ड्रग्स दे करके टेस्ट लिया जाता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, बैन फिंगर टेस्ट होता है, ये सभी टेस्ट जो है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही, आपवादिक दशाओं में ही होना चाहिए, यह बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया था इन आर्टिकल्स के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका पर्टिकुलर यहाँ पर केसेस यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये तीनों सिद्धांत, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्ट्रिन है आराम से, चूंकि ये आर्टिकल 20 में दोनों पोटेंशियल हैं, 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर पे भी जो है तो इसको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अगला प्रश्न है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को जो है तो आप देखेंगे कि जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। आर्टिकल 22 जो है तो आप थोड़ा उसका आप हल्का सा इंट्रोडक्शन बता सकते हो कि यह जो है तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो एक गिरफ्तार व्यक्ति को भी जो है तो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है तो ये जो आर्टिकल 22 है, यह आर्टिकल 21 में एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ये कह सकते हो कि विस्तार है, एक्सटेंशन है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जितने भी, यानी कि कोई भी कानून बनेंगे इस देश में और उस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तार व्यक्ति को जो है तो ये संवैधानिक अधिकार अवश्य रूप से उस विधि में प्रदान किए जाएंगे। चाहे कोई विधि, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार 2 विधियों के तहत जनरली करते हैं, एक निवारक विधियों के तहत, एक दांडिक विधियों के तहत, ठीक है ना। एक दांडिक विधियों के तहत गिरफ्तार क्यों किया जाता है, किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया है तो अपराध के बाद दंड दिलवाने के लिए
जिस विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको दांडिक विधि कहते हैं। अपराध के पहले अपराध रोकने के लिए जिस विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको निवारक विधियां कहते हैं। समझ में आ गया? अपराध के पहले अपराध को रोकने के लिए जिस विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको निवारक विधियां कहते हैं। निवारक विधियों के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से 7 तक दिए गए हैं। अपराध के बाद दंड दिलवाने के लिए जिन विधियों के तहत गिरफ्तार किया जाता है उनको दांडिक विधि कहते हैं। और दांडिक विधि के तहत गिरफ्तार करने पर एक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1-2 में बताए गए हैं। तो 1, 2 और 3 भी उसके साथ में पढ़ लेना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले दांडिक विधियों के तहत कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? 4 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? 4 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र जानने का अधिकार, ठीक है ना। तो पहला अधिकार है, तो बता दीजिए, तुरंत गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। और यह अधिकार सीआरपीसी में धारा 50 और 57 सॉरी 50 और 75 50 और 75 है ना। तो यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में धारा 50 के तहत बताना पड़ेगा कि कौन से अपराध में गिरफ्तार हुआ, अपराध बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है ना, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये 50 में। और यदि वारंट के साथ गिरफ्तार किया गया तो 75 में। तो इतना डिटेल नहीं बताना है, आप थोड़ा 60 में बता दोगे चल जाएगा। एक आध केसेस मैंने लिख दिया है कि यदि कारण नहीं बताया जाता है तो फिर ये जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार उसको है। फिर इसके बाद आते हैं अपनी रुचि के पसंद के वकील से बचाव करने का, यानी अपनी प्रतिरक्षा अपनी पसंद के वकील से करवाने का अधिकार। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया है सीआरपीसी की धारा 41D और 303 में भी जो है तो इस अधिकार को बताया गया है, ठीक है ना। अच्छा, कोई वकील क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन दे सकता है कि हम ये आतंकवादियों का बलात्कारियों का केस नहीं लड़ेंगे? तो इसके बारे में एक बहुत फेमस केस है मोहम्मद रफी वर्सेस तमिलनाडु राज्य का 2011 का। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया आप वकील हो, आपका काम क्या है? डिफेंस करना। तो आप किसका डिफेंस करते हो? अभियुक्त का ही डिफेंस करते हो। फिर चाहे वो चोरी का अपराध करके आया, चाहे लूट का अपराध करके आया, चाहे डकैती का अपराध करके आया, और जितने बड़े अपराध का कोई वकील जो है तो मामला निपटाता है उतना बड़ा वकील माना जाता है। तो कोई रेपिस्ट है, कोई, अब ठीक है वकील कहते हैं कि हम फलाने व्यक्ति का जो है तो केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है तो नेचुरल जस्टिस कहती है कि सबको वकील प्रोवाइड किया जाता है। इस देश में जो है तो कसाब जैसे आतंकवादियों को वकील प्रदान किया गया। निर्भया केस में जो है तो जो जिन्होंने इतना हीनियस रेप किया गया उनको वकील प्रोवाइड किया गया। तो हर व्यक्ति को अपना डिफेंस जो है तो पेश करने का अधिकार है। तो कोई भी वकील मना नहीं कर सकता है। यदि वकील मना करता है तो उसको अपनी सनद सरेंडर कर दो, भैया तुम वकालत मत करो, तुम वकालत नहीं करना तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अजमल कसाबा केस मैंने बता दिया, हर व्यक्ति को यहाँ पे अपना वकील चुनने का अधिकार है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में कहता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर सीआरपीसी में धारा 56, 57, 76 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 24 घंटे में यदि पेश नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध होती है, ऐसा सीबीआई वर्सेस अनूप जी कुलकर्णी के केस में कहा गया था, ठीक है। और 24 घंटे से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखना है किसी भी दांडिक विधि के तहत तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जो है तो आपको पुलिस रिमांड मिलेगी। तो वो पुलिस रिमांड तो 1 सीआरपीसी की 167 के तहत जो है तो वहां पर ये चीज कहता है। जोगिंदर कुमार बसु उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, तो यहाँ पर दिशा निर्देश वगैरह जारी किए गए थे। निवारक विधियों के तहत गिरफ्तारी पर मौलिक अधिकार क्या मिलते हैं? तो थोड़ा मैंने निवारक विधियां बता दी, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई निवारक विधियां जनरली जो है तो सही नहीं मानी जाती हैं, लेकिन कुछ देश के संविधान में इनको लागू किया गया है। सीआरपीसी में भी देखेंगे तो चैप्टर 8, 10 और 11 जो है तो निवारक विधियों का एग्जाम्पल है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। निवारक विधि संवैधानिक है, ऐसा AK राय वर्सेस भारत संघ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। कुछ निवारक विधियों के एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे टाडा, ठीक है ना, आजकल सबसे ज्यादा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह सभी निवारक विधियों के एग्जाम्पल है। अब एक निवारक विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने अधिकार रहेगा? तो सलाहकार बोर्ड के द्वारा पुनर्विलोकन करने का। देखो निवारक विधियों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कितने समय के लिए हो सकती है? 3 माह के लिए, लेकिन 3 महीने से ज्यादा भी उसको जेल में रखना है कि नहीं, इसका निर्धारण एक सलाहकार बोर्ड करेगा जो 3 हाईकोर्ट जज से मिल करके बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और वो डिसाइड करेगा कि इसको 3
महीने से ज्यादा भी जेल में रखना है कि नहीं रखना है। आपका एक एक्ट आया है एनएसए, उसकी एक धारा है, वहां पर यदि आप लोगों ने एडीपीओ की तैयारी की होगी तो वहां पर है कि 12 महीने तक किसी को व्यक्ति को निवारक विधि के तहत मैक्सिमम डिटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो 2 लाइन लिख देना, तो छोड़ देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ ध्यान रखें। इसको भी गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार होता है। देखो किसी भी विधि के तहत कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार है इसको अभ्यवेदन, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया है, वो तो जेल में जा नहीं, वो तो केस हो नहीं सकता है, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है कि भैया मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे बिहाफ जो है तो ये मेरी गिरफ्तारी को चैलेंज करेगा। तो ये यहाँ पर 3 प्रकार के इसको अधिकार दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये भी आपका बहुत ही पोटेंशियल वाला प्रश्न है, जहां पर जो है तो कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है तो यहाँ पर भी आपका 8 नंबर का पोटेंशियल वाला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी भी व्यक्ति के मन में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब 6 क्वेश्चन हो गए। अब ये थोड़ा सा मुझे दूसरी क्लासेस भी लेनी है, तो अब